Hey, this is जयप्रकाश सिंह फ्रॉम संज्ञान इंग्लिश रानीगंज वेस्ट बंगाल। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है जहाँ पर हम बात करेंगे सीबीएसई के इंग्लिश में जो लैंग्वेज लिटरेचर का कोर्स है उसके क्लास 10 चैप्टर 1, जहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। आप हेडिंग से ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक लेटर गॉड को लिखा गया है। एक ऐसी कहानी है जहाँ पर मानवीय संवेदनाओं को एक बिल्कुल जगह दी गई है। अब बहुत ज़्यादा अगर हिंदी हो जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि इमोशंस यहाँ पर जो है वो दिखाए गए हैं। एक नेचुरल ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं उनको दिखाया गया है। एक प्रकार की जो हैबिट होती है मानव की उसको भी यहाँ पर जगह दी गई है, जहाँ पर एक ऐसा यहाँ किरदार है जो मूल किरदार है लैंचो नाम का एक फार्मर, जो इतना ज़्यादा विश्वास रखता है ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति, कि गॉड को ही लेटर लिख डालता है। तो उसने ये लेटर क्यों लिखा, आगे चीज़ें क्यों हुई है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अपनी इस स्टोरी में और जानेंगे। उससे पहले और एक बात बता दूं, जैसा हम बात कर रहे थे कि इस कहानी के अगर उद्देश्य की बात करें तो लेखक का उद्देश्य है मानव से जुड़ी वो भावनाएं, वो इमोशंस जो नेचुरली होती है उनको उन्होंने दिखाया है। जहाँ पर लोग दयालुता भी दिखाते हैं, उस दयालुता को भी जगह मिली है, साथ ही साथ संकालुता को भी जगह मिली है जहाँ पर हम शक करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सभी का एक मिश्रण है ये कहानी। चलिए हम देखते हैं जो कहानी रीड करती है। पहला सेंटेंस जहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे, बिकॉज यहाँ कोई पॉइंटर मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान देंगे और इसे एंड तक देखेंगे। हम एक एक सेंटेंस की बात करेंगे, ट्रांसलेशन की भी बात करेंगे, उनके भावों को भी समझते चलेंगे। तो बिल्कुल एंड तक बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। सो ये स्टोरी स्टार्ट करता है इस सेंटेंस से जो रीड्स करता है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। यानी वो घर, कैसा घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस पूरी की पूरी घाटी में, एंटायर वैली पूरी घाटी पे, द ओनली वन एकमात्र घर, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सैट यानी सिचुएटेड है, यहाँ घर बैठा है मतलब भाव को समझेंगे, सिचुएटेड है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल एक छोटी सी हिल जो है उस घाटी पे, उस लो हिल के क्रेस्ट पे यानी बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल पे, उसके शिखर पर वो घर जो है अवस्थित है, एकमात्र उस वैली का घर। अगला सेंटेंस कहता है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स। फ्रॉम दिस हाइट यानी उस हाइट से, जिस हाइट पे वो घर है, वन कुड सी कोई आसानी से देख सकता है, किसे, द रिवर एंड द फील्ड, रिवर को और उस खेत को। किस चीज की खेत है, ऑफ राइप कॉर्न यानी पके मकई के खेत, डॉटेड विद द फ्लावर्स, वो जो राइप कॉर्न है उस पे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, वो डॉटेड विद फ्लावर्स है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड। और ये जो चीज़ें है, वो जो राइप कॉर्न है पके हुए, इस प्रकार की फसल हुई है जो प्रॉमिस्ड कर रही है, ये वायदा करती है किस चीज़ की, अ गुड हार्वेस्ट यानी कटाई के बाद एक अच्छी फसल मिलेगी, ये उस खेत से देखने को मिलता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज, एकमात्र चीज जो पृथ्वी को जरूरत है, यानी जो अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए जो जरूरत है यहाँ, एकमात्र चीज वो है अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। एक डाउनपोर यानी एक भारी वर्षापात की, और एटलीस्ट अ शॉवर या कम से कम एक बौछार की। अब यहाँ देखिए डाउनपोर और शॉवर ये दो वर्ड्स यूज होते हैं रेन के स्टाइल के ऊपर, किस प्रकार से रेन होती है। इन वर्डों से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों को, उनकी पूरी क्रोनोग्राफी को, पूरे साइंस को हम अलग से वीडियो में पढ़ा करेंगे, उसे आप हमारे चैनल पर आकर देखा करेंगे, वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इस चैप्टर में हम पूरे वर्ड की उस सीनियोग्राफी को यानी उस साइंस को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ इस चैप्टर के एक समझने का प्रयास करेंगे सेंटेंस टू सेंटेंस, और इसके पूरे भाव को हम डिस्कस करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, यानी कि उसे एक ज़रूरत है या तो भारी वर्षा की या तो बौछार की। सॉरी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरे सुबह, थ्रू आउट द का मतलब है सुबह के स्टार्टिंग से लेकर सुबह के खत्म होने तक,
थ्रू आउट द। लेंचो ने क्या किया, वो लेंचो जो जानता है, अपने फील्ड को जानता था, कैसे, इंटीमेटली, ये एक एडवर्ब यूज हुआ है ये बताने के लिए कि बड़ी ही नज़दीकी से, बड़ी ही गंभीरता से, अच्छी तरीके से किसान अपने खेत को जानता ही है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी दिन भर पूरी सुबह उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल मात्र एक चीज के बगैर, और वो चीज थी कि वो देखे कहाँ, द स्काई, आसमान को, किस तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो उत्तरी पूर्व की तरफ की ओर करके आकाश की ओर देखते रहे। ये आप बिल्कुल भाव को समझ रहे होंगे, इस आस में कि डाउनपोर या शावर आ जाए और अच्छी हमें फसल मिले कटाई के बाद। आगे के पैरा को हम लोग बढ़ाते हैं और जिस पे लिखा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमैन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट स्पीच कहा गया है। लेंचो यहाँ स्पीकर है, हम थोड़ा समझ सक रहे हैं। उन्होंने किसी वुमेन से कहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी यानी कि वर्षा मिलने को है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर, शपर यानी कि नाइट का मिल, इवनिंग मिल बनाती हुई उस महिला ने उत्तर दिया, उन्होंने रिप्लाइड किया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहे। तो उस महिला के बारे में भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेंचो ने अपनी वुमेन को कहा होगा, मतलब कि अपनी पत्नी से कहा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house। जो ओल्डर बॉयज थे यानी कि जो बड़े बच्चे थे, जो लड़के थे यानी बच्चे जो थे उनके, वो क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों पर काम कर रहे थे। वाइल का इस्तेमाल आप सभी जानते हैं, दो काम एक साथ घटे उसको दर्शाने के लिए होता है, यानी जिस दौरान वो खेल रहे हैं, जिस दौरान वो वर्क कर रहे हैं फील्ड पे, उसी दौरान खेल रहे हैं छोटे बच्चे। द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नजदीक खेल रहे हैं। Until the woman called to them all, तब तक ये काम होता रहा, मतलब कि बड़ों का खेत पे काम करना, छोटे बच्चों का घर के नजदीक पर खेलना, ये काम तब तक होता रहा जब तक उस महिला ने जो है सभी को पुकारा नहीं। और क्या कहकर पुकारा, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए सभी को बुलाई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये मिल के दौरान ही यानी खाते वक्त ही, जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था, यानी जैसा लेंचो ने पहले से पूर्व अनुमान लगाया था, यानी यूं कहे कि उसने भविष्यवाणी कर रखी थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की, बारिश की बड़ी बूंदें जो है गिरना शुरू हो गई। उन्होंने बताया ही था कि पानी मिलने को है, अंदेशा लगा चुके थे वो आसमानों को देख करके। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उस नॉर्थ ईस्ट की ओर याद रखें जहां पर, जिस ओर लेंचो देख रहे थे, उस नॉर्थ ईस्ट की तरफ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों का एक बड़ा सा पहाड़ जैसा, यानी आप समझ पा रहे हैं, यानी कि बड़े घने और बड़े बड़े बादल जो है देखे जा सकते थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच करते हुए यानी कि आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा भी जो थी वो बिल्कुल फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो मैन यानी यहाँ लेंचो के बारे में बताया गया, द डेफिनेट कर दिया गया, इसके बारे में पहले से बात हुई, हम समझ चुके हैं कि लेंचो के बारे में बात हो रही है। लेंचो कहाँ गए, वेंट आउट, बाहर गए, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, एकमात्र कारण क्या था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने की जो प्लेजर होगी, जो खुशी होगी, उस खुशी के लिए ही वो बाहर गए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आए घर पर, उन्होंने सभी के सामने एक्सक्लेम्ड किया, यानी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस्ड किया, और क्या बताया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, यानी उन्होंने कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, वर्षा की बूंदे है जो आसमान से गिर रही है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आरंट
ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। तो ये क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन है। उन्होंने कहा द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उनको रिफर किया है उन्होंने 10 सेंट पीसेस के साथ, और छोटी बूंदों को उन्होंने 5 सेंट पीसेस से रिफर किया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? यहाँ क्वेश्चन भी बनता रहा है हर समय। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आप भाव को समझ सकते होंगे, एक किसान किस तरह से अपनी भावनाओं से जुड़ा होता है जब बात वर्षा की आती है, उस वर्षा की जो जिस वर्षा की जरूरत हो फसल की कटाई होते वक्त, वो जरूरतमंद वर्षा उनके लिए इस प्रकार भावनाओं से जुड़ी होती है कि वो उनके लिए पैसों की तरह होती है, क्योंकि वो बूंदे ही ये देकर जाती है कि फसल जो है अच्छी मिलेगी कटाई के बाद, और जिनको बेच करके उनके लिए वो पैसे पा पाएंगे। तो इस प्रकार से एक भावनात्मक वर्णन, एक बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर जो है किया गया है। विद a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers। एक satisfied, एक बिल्कुल ही संतुष्टपूर्ण एक्सप्रेशन के साथ, दिखावे के साथ वो क्या करते हैं? he regarded the field of ripe corn with its flowers। वो देखते हैं उस फील्ड को जो कॉर्न का है, जो फूलों से भरा पड़ा है, जो कैसा लग रहा है? ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। जो ड्रैप्ड है यानी कवर्ड है, जैसे मानो कपड़ों से हम किसी चीज को ढक देते हैं, वैसे वो वर्षा की बूंदे कवर कर ली है किसे? उस फील्ड को। बट सडनली, मगर अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक तेज हवा जो है शुरू कर देती है बहना। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। और उस वर्षा के साथ साथ क्या होता है? वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े 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 जो है हेल स्टोन्स, यानी जिसे हम ओले कहते हैं, बिगेन टू फॉल, वो भी गिरना शुरू कर देते हैं। यानी मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये नए सिल्वर कॉइन्स की तरह रिजेंबल कर रहे थे, यानी देखने में प्रतीत हो रहे थे, ऐसा जान पड़ता था कि वो नए सिल्वर कॉइन्स है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। यानी अभी तक जब थोड़ा सा हेलस्टोन भी आ गया है तो उनको भी वो क्या देख रहे हैं? सिल्वर कॉइन्स की तरह उनकी आस बनी हुई है। और जो बच्चे हैं, द बॉयज, उनके जो घरों पे लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, यानी वो भी बाहर बारिश में चले आए, अपने आप को एक्सपोज कर दिया, यानी बारिश में चले आए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। किस लिए आए? दौड़ करके कलेक्ट करने के लिए। किस चीज को? द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए जो है मोतियां, यानी कि बात हेलस्टोन्स की हो रही है, ओलो की हो रही है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। यहां पर लेंचो ने उस मैन ने, यानी कि लेंचो ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, क्या कहा? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूं कि ये जल्द ही जो है गुजर जाए, यानी कि ओलों का जो है गिरना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, मगर ऐसा नहीं होता, जो है वो ओले जो है गिरना बंद नहीं होते हैं जल्दी। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, वो जो ओले हैं गिरते हैं कहाँ? घर पर। द गार्डन, बगीचे पर। द हिल साइड, उस हिल साइड पर, उस पहाड़ी पर। द कॉर्न फील्ड, उस मकई के खेत पर। ऑन द होल वैली, और पूरी संपूर्ण घाटी पर, यानी ओलों का गिरना 1 घंटों तक चलता है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो फील्ड है, जो खेत है, वो ऐसे थे, कैसे? सफेद। एज इफ, ऐसा मानो जैसे कि कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे नमक से ढका हुआ हो, ऐसा जान प्रतीत हो रहा था। वो सीनरी आपके सामने आ रहा होगा कि ओलों से इतना ज़्यादा ओले गिर गए थे, वो बिल्कुल सफ़ेद सा पड़ गया था, जैसे मानो कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते जो है नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न है, जो मकई है, वो पूरी तरह से बर्बाद किए जा चुके थे।
द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स से फूलों, जो वहाँ पर फूल थे वो भी बिल्कुल जा चुके थे। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है वो दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब जब वो स्टॉर्म था, वो जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, वो जो तूफान थी, जब वो चला जाता है, गुजर जाता है, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच पर खड़ा होते हैं, and said to his sons, और अपने बेटों से, अपने पुत्रों से कहते हैं, a plague of locusts would have left more than this, यानी कि वो जो टिंडे लग जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं घून लग जाना, वो लोकस एक प्रकार का एक जीव है छोटा सा, हम जिसको घून मानते, टिंडे मानते हैं, जो कि बर्बाद कर देते हैं फसलों को। तो वही कह रहे हैं कि हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर वो भी लग जाते तो इनसे ज़्यादा छोड़ जाते हैं। इनसे का मतलब है ये जो प्रकृति के द्वारा, ये जो हेल स्टॉर्म आकर ओलों की वजह से जो सब कुछ बर्बाद हो गया। आगे उन्होंने लिखा है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी मकई, कोई भी फसल, अन्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वह रात जो है एक दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि हमारा जितना भी परिश्रम है, हमारा जितना भी काम है वो बेकार चला गया, वो किसी काम नहीं आया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकते हैं। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house, उस एकमात्र घर पे, उस वेली पे जो एकमात्र घर था, उस एकमात्र घर पे रह रहे सभी के हृदय पे, सभी के दिल पे क्या थी? In the middle of the valley there was a single hope, एक मात्र आशा थी। वो आस किस चीज की थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद मिलेगी, ये आस उस घर पे रह रहे, अकेला घर जो पूरी जो है कि घाटी के बीच में वो घर अवस्थित था, उस पे रह रहे सभी लोगों के हृदय पे एक आस थी, भगवान से मदद मिलने की आस। डोंट बी शो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इतना ज्यादा दुखी ना हो, यहां तक कि अगर ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि हमने सब कुछ खो दिया, टोटल लॉस, एक पूरी की पूरी हमारी जो है बर्बादी हो चुकी है। रिमेंबर, याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यहां दे से मतलब है लोग, पीपल, दैट्स वॉट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, उनके लिए ईश्वर होते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, लैंचो केवल मात्र अपने एक हॉप के बारे में सोचता रहा। वो कौन सी हॉप थी? ईश्वर से, गॉड से मदद मिलने की हॉप, द हेल्प ऑफ गॉड। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे मानो कि वो इंस्ट्रक्टेड किए जा रहे हो, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि जो कुछ भी बिल्कुल गहराई में छुपा हो वो भी दिख जाता है, ऐसा मानते हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन, एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, जहां मतलब है, ऑक्स ऑफ अ मैन से मतलब है कि मनुष्य के रूप में एक बैल की तरह, एक बैल की तरह थे। कैसे? वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह काम करते थे इन द फील्ड्स। यहाँ जानवर से मतलब क्या है? हार्ड वर्किंग करते थे, जैसे एक बैल पूरा खटता है वैसा वो खटते थे। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मगर फिर वो जानते थे कैसे लिखना है। क्योंकि हमारी अवधारणा होते हैं जो फील्ड पे काम करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परिश्रम करते, उन्हें लिखना नहीं आता। लेकिन यहाँ लैंचो जो फार्मर था उसे पता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगली जो संडे आई, एट
डे ब्रेक, दिन के आते ही ही बिगेन टू राइट अ लेटर, जब उन्हें दिन में फुर्सत मिली उसने शुरू किया लेटर लिखना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और जिसे वो खुद लेकर जाएंगे टाउन और जहां पर वो मेल पे उसे डाल देंगे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, अगर वो लेटर लिख रहे हैं वो डालेंगे, ये और कुछ नहीं, लेटर टू गॉड था, यानी ईश्वर को भेजने वाला एक पत्र था। उन्होंने लिखा गॉड, ही रोट, उन्होंने लिखा गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरी फैमिली और मैं भूखा रह जाऊंगा इस वर्ष, दिस ईयर। Sorry, I need 100 pesos in order to show my field again. मुझे ज़रूरत है 100 pesos की। pesos एक एक्चुअली करेंसी है जो यूज होती है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, पहले बहुत ज़्यादा यूज होती थी, हुआ करती थी सिंगापुर जैसे जगहों पर, और भी बहुत सारे जो लैटिन अमेरिकन हैं अभी भी बहुत जगहों पे यूज होता है। ये एक करेंसी है। तो 100 pesos की ज़रूरत है क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को फिर से बीज बोने के लिए, शो यानी कि बीज बोने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और इस तरह जीने के लिए आस में तब तक जो है कि फसल ना आ जाए, बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि हेल स्ट्रॉम ने, आगे की बात तो आप जानते ही हैं क्या हुआ, क्या लिखा होगा उन्होंने, हेल स्ट्रॉम ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, एवरीथिंग दैट इज। ही रोट, उन्होंने लिखा टू गॉड ऑन द इन्वेलप, यानी जो इन्वेलप था लेटर के लिफाफे के ऊपर उन्होंने लिखा टू गॉड, यानी गॉड को एड्रेस किया। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को जो है कि अंदर डाला उस इन्वेलप के अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी परेशान था, वेंट टू टाउन, और परेशान होते हुए कहाँ गए? शहर गए। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, जैसे कि आप जानते हैं लेटर को पहले सेंड करने से पहले स्टैम्प लगाना होता, तो उन्होंने भी स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जो मेल बॉक्स होता है वहां पर उस मेल बॉक्स पे उसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, वहां पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर मदद भी करता था। वो क्या किया वो एम्प्लॉय ने? वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, बड़े हृदय से हंसते हुए, मतलब ठाका मारकर बिल्कुल खुलकर हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको ये लेटर दिखाया टू गॉड। हंसने का मतलब ये था कि गॉड को लेटर लिख दिया गया, और यही बात उन्होंने दिखाया वहां पर अपने बॉस को। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने कैरियर में पोस्टमैन के रूप में जितने दिन उनकी जिंदगी गुजरी है, वो अपने पूरे कैरियर में हैड ही नॉन दैट एड्रेस, कभी भी उसने इस एड्रेस को नहीं जाना था, मतलब गॉड को लिखने वाला पत्र। द पोस्ट मास्टर, और जिनको उन्होंने जिस बॉस को दिया, बॉस कौन होते हैं पोस्ट ऑफिस के? आपको पता है, पोस्ट मास्टर। तो जो पोस्ट मास्टर थे, अ फैट, एक मोटे बट एमिएबल, देखिए एमिएबल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली एटीट्यूड का, जो लोगों से आसानी से घुल मिल जाए। एमिएबल फिलो थे, यानी घुलनसार व्यक्ति जिसे कह सकते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग, वो भी ठाके मारकर हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, बट लगभग तुरंत ही, बस हंसे और हंसते ही तुरंत उनको एहसास हुआ, और तुरंत ही टर्न सीरियस, तुरंत ही वो सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को ऐसे ऐसे डेस्क पर टैप करते हुए कमेंट करते हैं, बोलते हैं, व्हाट फेथ। देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क इसे समझ रहेंगे कि उनका एक्सप्रेशन है ये, व्हाट फेथ, मतलब कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं चाहता हूं कि काश मेरे में भी इतनी ज़्यादा जो है विश्वास होती ईश्वर के प्रति जितना उस व्यक्ति का है जिन्होंने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और उन्होंने वार्तालाप शुरू कर दिया गॉड के साथ एक लेटर लिख करके। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और
जो राइटर थे उसके गॉड के प्रति जो फेथ है, विश्वास, उसे शेक नहीं करने के लिए, यानी उसे हिलाने के लिए नहीं, मतलब उस विश्वास को डगमगा ना जाए वो विश्वास, इसलिए उन्होंने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आए, उन्हें एक आइडिया सूझा और वो आइडिया उन्होंने बताया। वो क्या था? आंसर द लेटर। आइडिया ये था कि लेटर का आंसर किया जाए, मतलब लिखने वाले का विश्वास बना रहे कि ईश्वर रेस्पॉन्स करते हैं। बट वेन ही ओपनड इट, मगर जब वो लेटर को खोले, पोस्टमास्टर ने जब लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये क्लियर था, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट था कि दैट टू आंसर इट, कि उस लेटर का उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उन्हें गुडविल के अलावे और भी ज्यादा चीजों की जरूरत थी, जिसमें गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी गुडविल अच्छाई, इंक और पेपर, इसके अलावा कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत थी। और किस चीज़ की ज़रूरत थी आपको पता है? उन्होंने लेटर में क्या लिख रखा था? 100 पीसोस, यानी 100 पीसोस यानी पैसों की भी ज़रूरत थी। बट ही ओपेंड इट, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मगर वो अपने इस इरादे पर स्टक रहे, अडिग रहे। ये जो रिजोल्यूशन था उनका, ये जो इरादा था, इस इरादे पर अटिक रहे कि जवाब तो देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपने सैलरी का भी एक हिस्सा जो है दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनके पोस्टमास्टर के कुछ फ्रेंड्स भी ऐसा करने के लिए अपने आप को कृतज्ञ समझे, ऑब्लाइज समझे, मतलब खुशी खुशी उन्होंने जो है ये करना चाहा, किस चीज़ के लिए? कि कुछ दिया जाए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी चैरिटी के एक कार्य के लिए। चैरिटी आप जानते हैं, ऐसा काम जो किस लिए किया जाए? दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोस, एक साथ 100 पीसो इकट्ठा करना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो समर्थ हुए फार्मर को भेजने में, क्या? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी जितने पैसे मांगे गए थे 100 पीसोस, उनके हाफ से कुछ ज़्यादा, कुछ मात्र ज़्यादा ही देने में वो सफल हुए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उन्होंने क्या किया? एक एनवलप पे उस पैसे को डाला, एड्रेस टू लैंचो, और एड्रेस किया लैंचो को, एंड विथ इट, और उसके साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसके साथ एक लेटर भी डाला जिस पे एकमात्र शब्द कंटेन करता था, समाहित था, यानी उस लेटर पे एकमात्र शब्द लिखा था। एज अ सिग्नेचर, वो भी एक सिग्नेचर के तौर पर लिखा था, वो था गॉड, ताकि पता चले कि ये लेटर गॉड से आया है। द फॉलोइंग संडे, अब अगली संडे लैंचो केम अ बीट अर्लियर, लैंचो जो है थोड़ा पहले आए, देन यूजुअल, यानी जितना वो आते थे उससे थोड़ा पहले आ गए। क्या करने के लिए? टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उनके लिए कोई लेटर है? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो पोस्टमैन, वही पोस्टमैन जिन्होंने पहले लेटर लेकर के पोस्टमास्टर को दिया था, वो पोस्टमैन खुद से जाकर के उनको उनके हाथ पे लेटर देते हैं, लैंचो के हाथ पर। वाइल द पोस्टमास्टर, और तभी पोस्टमास्टर क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट, यानी ये जो कंटेंटमेंट, ये संतुष्टि का भाव अनुभव करते हुए, उन्हें अनुभव हो रहा, वो फील कर रहे किस चीज को? कंटेंटमेंट को, एक संतुष्टि को, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जैसे वो एक ऐसा इंसान जो कोई अच्छा काम करता है, जैसे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया था, वो वाली संतुष्टि महसूस करते हुए लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से, यानी उनका जो ऑफिस होता है, आप जानते हैं पोस्टमास्टर अपनी जगह से देख रहे थे, दूर से ही। लैंचो सॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लैंचो ने तनिक सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, एक जरा सा भी वो सरप्राइज नहीं हुए। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, होता ना, पैसे को देखकर इन जने लोगों को लगा हमने गॉड को लिखा और गॉड ने मुझे पैसे भी भेज दिए, आश्चर्य की बात थी, लेकिन उनके लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था। लिखा है सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यही बात कि इतना ज्यादा, इतना भरोसा था उनको। बट
ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, मगर वो क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं जब वो पैसे को गिनते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर तो ये गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को डिनाइड कर सकते उतना देने के लिए जितना मांगा गया है। मतलब यही विचार आया कि ईश्वर तो ये गलती नहीं कर सकते, उनको गलती नहीं हो सकती भेजने में, और ना ही वो भेजना ना चाहे जितना मांगा गया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो विंडो पर जाते हैं, वो जो वहां विंडो होता है पोस्ट ऑफिस में, वहां खिड़की पर जाकर इंक और पेपर मांगते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और आप जानते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस पे राइटिंग का टेबल दिया होता है, उस राइटिंग टेबल पे जा करके क्या करते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करते हैं। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उनके भौरों के पास, आईब्रो के पास जो है रिंकल ज्यादा, बहुत सिकुड़न हो गई है उसके साथ। एक सिकुड़न क्यों आई है, काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए वर्डों के रूप में लेटर लिखते वक्त उस पर वो एफर्ट लगा रहे, जो प्रयत्न कर रहे, जो प्रयास कर रहे हैं। वो जानते प्रयास करते वक्त थोड़े से हम भौरे सिकुड़ से जाते हैं, वैसा सिकुड़ा हुआ इस जो है भावभंगी में उन्होंने लेटर लिखा। व्हेन ही फिनिश, जब वो लिखना समाप्त किए, ही वेंट टू द विंडो, और वो खिड़की तक गए, टू बाय अ स्टैम्प, और वहां एक स्टैम्प खरीदा, जरूरत होती है। विच ही लिग्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, और जिसको उन्होंने लिग्ड किया अपने हैं जीप से चाट करके, उसे अफिक्स्ड मतलब लगाया, कहाँ, टू द एनवलप, कहाँ लगाया, उस एनवलप पे लगाया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और कैसे लगाया, जीप से ऐसे लिख किया, लिख करके लगाया, और अपनी मुट्ठी को मार करके उसे जो है वहां अफिक्स कर दिया, लगा दिया, चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो मेल बॉक्स पर गिरा, यानी लेंचो ने गिराया होगा, जैसे ही मेल बॉक्स पे गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वैसे ही पोस्ट मास्टर वहां गए उसको खोलने के लिए। इट सेड, यानी लेटर कह रहा था, मतलब लेटर पे लिखा था क्या, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जिसको मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, जितना मैंने मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पीसोस मुझ तक पहुंचे। यहाँ देखिए रिस्ट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया, ये भी हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन के चैप्टर में। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेजे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेड इट टू मी थ्रू द मेल, मगर इसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉइज हैं, यहाँ काम करने वाले लोग, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये बदमाशों का एक गिरोह है, यानी एक समूह है। लेंचो ने अपना जो है वहाँ पर सेंडर के रूप में अपना सिग्नेचर के रूप में किया, यानी लेंचो ने गॉड को ऐसा कहा। तो देखिए इनके मन में, लेंचो के मन में यही शक आया था कि पैसे गॉड ने 100 पीसों ही भेजे होंगे, इनके द्वारा निकाल लिया गया है, इसलिए उन्होंने गॉड से फिर से जो है रिक्वेस्ट की बाकी के पैसे भेजने की, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, और इनको भेजने के लिए कहा मेल के थ्रू नहीं, क्योंकि उन वहाँ पर काम करने वाले लोगों पर इनको शक आया। ये शक की भावना नेचुरली आती है, ये विश्वास की भावना यहाँ दिखाई गई है, और दयालुता की भावना, एक मानवता की भावना जहाँ एक पोस्ट मास्टर के स्वरूप हमें दिखाई गई है। तो इस पूरी कहानी में इन कुछ चीज़ों का मिश्रण है, जहाँ पर मानव की फीलिंग्स और भावनाएं जिसे हम कहते हैं, वो जो सोच होती है, जो स्वाभाविक सोच मन में आती है, वो स्वभाव, सारी चीज़ों को इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। आशा है कि आप इस चैप्टर को समझे होंगे। आगे आने वाले वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप बिल्कुल उसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने उन सारे दोस्तों को जिनको मदद करनी है, आपको जिनको ज़रूरत है। टिल देन, take care, study hard, goodbye.